नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जी हाँ, पढ़ाई हमारा एकमात्र लक्ष्य। पढ़ाई करते रहिए दोस्तों और आगे बढ़ते रहिए। स्वागत करता हूँ आपका क्रैक नाउ पे। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। एंड दिस इज़ अबाउट मी, आई एम कुमार पंकज। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की स्ट्रेटेजी। स्पेशली यूपी का एग्ज़ाम आ रहा है दिसंबर में दोस्तों। कब आ रहा है? दिसंबर में यूपी का एग्ज़ाम है। अगर आपने पढ़ाई करना शुरू नहीं किया है, आपको सिलेबस भी नहीं पता है, आपको नहीं पता एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, तो दोस्तों चिंता मत करिए, सब कुछ बताऊंगा। और आज ही आपको समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया जाए, स्टेट एग्ज़ाम। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात क्या होती है? सबसे ज़रूरी बात होती है दोस्तों कि हमें एग्ज़ाम के बारे में सिलेबस पता हो। अगर सिलेबस पता हो, सही स्ट्रेटजी हो, सही रणनीति हो, तो एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है। अगर रणनीति हमारी सही नहीं है, स्ट्रेटजी हमारी सही नहीं है, हमको सिलेबस नहीं पता है, तो हम भटकते रहते हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होके रहेगा। चाहे जो हो, आप वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा फेसबुक पेज, इस फेसबुक पेज को आप जरूर फॉलो करिए, क्रैक नाउ फ्रॉम होम के नाम से। इस पे हम दिन भर का करंट, चाहे वो यूपी के एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे यूपीएससी से हो, चाहे कोई और गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो सबका करंट हम हर दिन अपडेट करते हैं। तो आपको अलग से कुछ और अगर न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा है या दूसरे करंट की समस्या होती है, तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल है, अगर आप किसी भी चीज़ की पीडीएफ चाहते हैं, जैसे अभी मैं बुक के नाम बताऊंगा, आपको वो भी पीडीएफ चाहिए, आपको कोई, मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस कराता हूँ, करंट चलता है, यूपी स्पेशल चलता है, तो जो भी क्लासेस चलती हैं उसकी पीडीएफ आपको क्रैक नाउ फ्रॉम होम हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल जिस पे आप मुझको देख रहे हैं, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ शेयर करिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार देंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए, हमें सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए आज शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस की स्ट्रेटेजी देखेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी में जो हम एक आयोजित कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ परीक्षा 2020। और ये कब होने वाली है दोस्तों? दिसंबर में होने वाली है प्रारंभिक परीक्षा। तो इसका पाठ्यक्रम हम देखेंगे सबसे पहले कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। 2 पेपर में डिवाइड होता है, सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सीसेट जिसको बोलते हैं पेपर 2। तो इनको देखेंगे, कौन कौन सी बुक पढ़नी है ये देखेंगे, बुक को कैसे प्रेफर करना है, क्या प्रेफरेंस रहनी चाहिए वो भी देखेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, किस पेपर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे दोस्तों। तो सारा कुछ मिलेगा आपको सिर्फ ये 20 मिनट के अंदर। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और ध्यान से देखिए दोस्तों। तो पेपर की संख्या कितनी होती है? पेपर की संख्या 2 होती है दोस्तों। तो पेपर 2 होते हैं, कौन कौन से? सामान्य अध्ययन 1 जिसको पेपर 1 बोलते हैं, इसको सामान्य अध्ययन 1 बोलते हैं। पेपर 2 होता है सामान्य अध्ययन 2 जिसको सीसेट भी बोलते हैं। तो पेपर की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, और ये एक ही दिन में होते हैं। एक ही दिन में कैसे? दोनों पेपर 2 घंटे के होते हैं। और पहला पेपर मॉर्निंग में होता है जिसको पहली मीटिंग बोलते हैं, प्रथम पाली बोलते हैं। पेपर 1 होता है 9:30 से 11:30 तक। तो जो भी टाइमिंग होती है, चाहे टाइमिंग चेंज भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही टाइमिंग रहती है। तो कितने पेपर होते हैं दोस्तों? 2 पेपर होते हैं, सामान्य पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2। प्रथम को जीएस बोलते हैं, पहले को जीएस बोलते हैं और दूसरे को सीसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसेट बोलते हैं। ठीक है। तो इन दोनों का कितना टाइम होता है? 2-2 घंटे का। तो पेपर 1 पहले होता है, जीएस वाला पेपर पहले होता है। ये जीएस होता है जिसको सामान्य अध्ययन 1 बोलते हैं, ये पहले होता है। फिर पेपर 2 होता है जो 2:30 बजे से 4:30 बजे की टाइमिंग होती है। दोनों एक ही दिन होते हैं, बीच में टाइम दिया जाता है आपको लंच और रेस्ट करने का। ठीक है। परीक्षा का समय दोनों का 2-2 घंटे हो गया। संख्या मैंने बता दी, 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2 जिसको सीसेट बोलते हैं। ठीक है। अधिकतम अंक कितने होते हैं? दोनों पेपर 200 अंक के होंगे। कितने के होंगे? दोनों पेपर 200 अंक के होते हैं। और मेरिट रैंकिंग के लिए केवल पेपर 1 पर विचार किया जाता है। तो जो सामान्य अध्ययन पेपर 1 होता है उसमें आप जितना स्कोर करते हैं, जैसे 150 क्वेश्चंस हैं और वो मार्क्स हैं उसके 200, तो आप इन 150 में से जितने सही करते हैं, मान लीजिए आपने 120 क्वेश्चन सही किए, 110 क्वेश्चन सही किए, 100 क्वेश्चन सही किए, तो उसकी मेरिट के हिसाब से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। और जो सीसेट पेपर होता है ये सिर्फ कम पास करना होता है। क्या होता है?
33% मार्क्स आपको इसमें लाने होते हैं, ये रैंकिंग में काउंट नहीं होता। तो ये क्या है, सिर्फ कंपलसरी पेपर है जिसको पास करना अनिवार्य होता है। ठीक है, जैसे आईएएस में होता है वैसे ही यहाँ भी होता है। तो ये पेपर 2 आईएएस प्रीलिम्स की तर्ज पे होता है और ये आपकी योग्यता को देखता है। इसमें हिंदी इंग्लिश वगैरह होता है, वो मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। पेपर 1 में क्या होता है ये भी बताऊंगा, तो आप परेशान मत होइए। प्रश्नों की संख्या पेपर 1 में कितने होते हैं, 150 प्रश्न होते हैं और प्रश्न पत्र 2 में 100 प्रश्न होते हैं। यानी जीएस कितने क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर 1 होता है, और सी सेट में 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसी के हिसाब पे 150 में से मेरिट लगती है, इसमें 33% मार्क्स आपको लाने होते हैं, 33% क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, चलिए परीक्षा का प्रकार क्या है। अगर परीक्षा के प्रकार की बात करें दोस्तों तो ऑफलाइन पेपर होता है जिसमें आपको OMR सीट दी जाती है। OMR सीट क्या होती है, आपने देखा होगा, उसमें बबल फिल करने होते हैं। तो उसमें OMR सीट में बबल फिल करने होते हैं, ऑफलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन नहीं होता। कंप्यूटर का कोई उपयोग इसमें नहीं होता। तो अगर आपको कंप्यूटर भी यूज़ करने में दिक्कत है तो परेशान मत होइए, ऑफलाइन पेपर होता है। ठीक है, आपको पेन और पेपर मिलेगा, OMR सीट आपको फिल करनी होती है। इतना समझ में आ गया दोस्तों। 2 पेपर होते हैं, पेपर की संख्या 2 होती है, परीक्षा का समय 2 घंटे होता है दोनों का, अधिकतम अंक 200 अंकों का होता है जिसमें आपको मेरिट लगती है पेपर 1 जीएस में। जिसमें दूसरे पेपर होते हैं जिसमें आपका साइंस आएगा, आपका ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, पॉलिटी आएगा, तो उसको अभी डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, सी सेट पेपर जो होता है इसको सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं और ये योग्यता मानदंडों की तर्ज पे होता है। इसमें 33% लाने होते हैं, इसकी रैंकिंग नहीं लगती। रैंकिंग किससे लगती है, जीएस पेपर से। प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, जीएस में 150 क्वेश्चंस होते हैं, सी सेट में 100 क्वेश्चंस होते हैं, ऑफलाइन पेपर होता है। चलें आगे, चलिए प्रश्नों की प्रकृति। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। कैसे होते हैं सभी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है, एमसीक्यू होते हैं। और इसमें अब क्या होता है दोस्तों, अपडेट हो गया पिछली साल से, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब नकारात्मक अंकन भी होता है। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो उसका आपको 0.33% क्योंकि कितना 0.33% कम हो जाएगा, 33% मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपने 2 क्वेश्चन सही किए और उसमें से एक गलत कर दिया 3 में से, तो 0.33 इसमें से कट जाएंगे आपके। ठीक है, इसमें से कट जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग होती है, ये ध्यान रखिएगा। अभी ये यूपीएससी के पैटर्न पे हो गया, पहले नहीं होता था, पिछली साल से ये यूपीएससी की तर्ज पे कर दिया है, अब नेगेटिव मार्किंग होती है। तो उदाहरण के लिए यदि किसी प्रश्न के लिए आवंटित अधिकतम अंक 2 हैं, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन किया 1 सही और उसके अंक आपको 2 मिलने थे, लेकिन आपने क्या किया, उसका गलत जवाब दे दिया, तो 0.66 आपका नकारात्मक अंकन किया जाएगा। यानी कि जो आपने क्वेश्चन सही किए होंगे उसमें से 0.66 मार्क्स काट दिए जाएंगे, समझे। हाँ, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और आपको इधर उधर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। बहुत से लोग कहते हैं कि रिस्क कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो मैं तो कहूँगा रिस्क बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। कि अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ 2-4% आपको कन्फ्यूज़न है, 90% आप श्योर हैं, तो ही आप रिस्क लीजिए, क्योंकि 0.66% की मार्क्स कटते हैं आपका एक क्वेश्चन गलत करने पे। उससे क्या होगा, आपकी रैंक अगर अंदर भी जा रही होगी, आप रैंक को क्लियर भी कर रहे होंगे, आपकी रैंक लग भी रही होगी, मेरिट में आप आ भी रहे होंगे, तो कई बार नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका रह जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एक ही प्रश्न के लिए OMR सीट पर कई गोलों को भरना होता है, तो एक ही OMR सीट दी जाती है आपको दोस्तों। उस OMR सीट में आपका क्वेश्चंस नंबर डले होंगे। जैसे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जीएस पेपर का, तो उसमें 1 से लेके 150 तक आपको काउंटिंग होगी, और भी आगे होगी, लेकिन आपको 150 तक करना होगा। उसमें 4 गोले होंगे, जो भी आपको सही लगता है ABCD उनमें से आप कोई एक भरेंगे गोले को। ठीक है, ये आपको आता भी होगा शायद। अगर आपने 1 से अधिक भर दिया गोले, एक ही क्वेश्चन में 2 गोले भर दिए या गोला ढंग से नहीं भरा, तो वो भी
गलत माना जाता है और उसको गलत उत्तर के रूप में वो काउंट करते हैं और मार्क्स काट दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी गोले को 2 बार नहीं भरना है एक ही प्रश्न पत्र एक ही क्वेश्चन में। और अगर आप खाली छोड़ देते हैं, आपको क्वेश्चन नहीं पता, आपने खाली छोड़ दिया, तो आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि वो अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। वो प्रश्न आपने छोड़ दिया तो उसका ना कोई मार्क्स कटेगा ना कोई मार्क्स जुड़ेगा। ठीक है, ये मैं बेसिक से बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपने यूपीएससी यूपी पीसीएस की तैयारी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी शुरू भी की है या शुरू भी करने का सोच रहे हैं, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। आप पेपर की प्रकृति को पहले समझेंगे, उसके बाद आप पेपर के सिलेबस को समझेंगे, उसके बाद रणनीति बनाएंगे, तब एग्जाम क्लियर होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छी रणनीति ही आपको एग्जाम क्लियर करा सकती है। तो आप अंत तक देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर मैंने बताया प्रश्न को खाली छोड़ने के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होता, वो आप कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है। अब देखते हैं दोस्तों, सामान्य अध्ययन पेपर 1 की जो मैंने बात की, ये कितने का है? इसकी 2 घंटे अवधि होती है, अंक इसके 200 होते हैं, प्रश्न इसमें 150 आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं? 150। इसी में मेरिट लगती है, इसी के बेस पे आपकी मेरिट लगती है, इसी के बेस पे आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई होता है और मेंस में से भी क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। सामान्य अध्ययन पेपर 1 प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए होता है। पहले आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, यानी जिसको प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, उसके बाद मेंस होता है जिसको मुख्य परीक्षा बोलते हैं। मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों का सिलेबस यही होता है दोस्तों। तो चलिए सामान्य अध्ययन पेपर 1 में देखते हैं क्या क्या होता है। तो इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं होती हैं, यानी करंट अफेयर होता है। जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे कोई बड़ी महामारी हुई, जैसे कोरोना हो गया, या फिर कोई और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना हुई, चीन के साथ कुछ हुआ, अमेरिका के साथ कुछ हुआ, WHO ने कुछ किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोई स्टेटमेंट दी, तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, चाहे वो खेल से रिलेटेड हो, राजनीति से संबंधित हो, या फिर किसी और आर्थिक परिदृश्य से संबंधित हो, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हो, तो इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारी जानकारी करंट की हम देते हैं, हर दिन अपलोड करते हैं हम करंट, हफ्ते में 3 बार करंट अपलोड करते हैं। जो भी बहुत महत्वपूर्ण करंट होता है जो आपको जानना चाहिए एग्जाम्स के लिए, वो हम डिस्कस करते हैं। तो आप अगर अखबार नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप करंट नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा पढ़ना है, तो इसके लिए हमारा चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जब भी हम करंट या कुछ भी डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप अखबार अवेलेबल कर पाते हैं तो दैनिक जागरण आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। कौन सा? दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, ये आप जरूर पढ़िएगा अगर आप पढ़ सकते हैं तो। और इंग्लिश के लिए द हिंदू आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, भारत का इतिहास, ये दूसरा हुआ, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इस ये क्या है? हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास रहेगा दूसरा इसमें सामान्य अध्ययन में। इसमें आपको हिस्ट्री के 4 बुक होंगी, एंशियंट, मिडिवल और जो मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंट। तो ये भारत का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर भी इसमें आता है। तो भारत का इतिहास रहेगा कि भारत का क्या इतिहास रहा है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं, जो नेशनल मूवमेंट बोलते हैं जिसको हम। तो इसको आपको बहुत स्पेसिफिकली देखना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। भारत का इतिहास भी आपको जानना है, क्योंकि मिडाइवल से और एंशियंट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सिलेबस है। इसके बाद क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं बताऊंगा। परेशान मत होइए, आप सिलेबस पहले समझ लीजिए। तो पहला क्या है? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फिर इसके बाद आता है दोस्तों भारत एवं विश्व का भूगोल, यानी ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। भारत की भी स्थिति को समझना है आपको, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल कैसा है, संरचना कैसी है, पृथ्वी कैसे बनी। ठीक है, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, महासागरीय लहरें क्या होती हैं, नदी, झरना, ये सब पढ़ना है आपको। और भारत के बारे में और डीप में पढ़ना है, मिट्टी के बारे में पढ़ना है, नदियों के बारे में पढ़ना है। तो ये आप परेशान मत होइए, हम सब कुछ पढ़ाएंगे। हमारा चैनल अभी शुरू हमने इसीलिए किया है कि जो लोग घर पे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए हम सब कुछ फ्री में पढ़ाएंगे।
सारा कुछ आपको फ्री मिलेगा, आपके घर पे मिलेगा, आपके फ़ोन पे मिलेगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको हर रोज़ चैनल को देखना है। तो सारा कुछ हम फ्री में कराएंगे आपके लिए, चाहे वो करंट हो, चाहे वो जीएस पेपर हो, चाहे वो सीसेट हो, चाहे मेंस की राइटिंग हो, हम सब कुछ कराएंगे। बस आपको हमें प्यार देना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई और करंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है भारतीय राजनीति एवं शासन। इसमें क्या ये है, पॉलिटी और गवर्नेंस। तो भारत की राजनीति कैसी है, इसके लिए पॉलिटी हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, भारतीय राज व्यवस्था जिसको बोलते हैं, हमको ये जानना होता है। शासन, गवर्नेंस कैसा है, प्रशासन हमारे कैसा है, तो इसको जानते हैं। ये किस में आता है, पेपर 1 में आता है, ठीक है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास क्या है दोस्तों, इकोनॉमिक्स है। क्या है, भारतीय आर्थिक विकास और सामाजिक विकास कैसा है, हमारे देश में जीडीपी कैसी है, ये सब कैसे देखते हैं, हमारे देश की आर्थिक प्रगति कैसे हो रही है, गरीबी इसमें हम देखते हैं, रूरल डेवलपमेंट इसमें देखते हैं, ग्रामीण विकास, जीडीपी, नेशनल इनकम, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे काम करती है, बाजार व्यवस्था कैसे काम करती है, बैंक कैसे काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में। भारतीय राजनीति में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री कैसे शासन करता है, मुख्यमंत्री क्या है, पंचायतें क्या हैं, न्यायपालिका क्या है, ये सब किस में देखेंगे, ये भारतीय राजनीति और शासन में देखेंगे। आर्थिक एवं सामाजिक विकास में इकोनॉमिक्स, देश की अर्थव्यवस्था को समझेंगे। और भारत एवं विश्व का भूगोल मैंने बताया, मिट्टी वगैरह, देश में बरसात का कैसा सीजन कब आता है, कैसे सारी चीज़ें बदलती हैं, मौसम कैसे परिवर्तित होते हैं, सूर्य कैसे परिक्रमा करता है, कितने ग्रह, कितना, सब ये जानेंगे, ठीक है। भारत और इतिहास मैंने बता दिया। इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी आंदोलन हुए, चाहे तो वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या फिर भगत सिंह के समय के उग्रवादी आंदोलन रहे हों, तो इन सब को देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन और उसके पहले की स्थितियां, 1857 की क्रांति हो, चाहे और जितने किसान विद्रोह हो, जनजातीय विद्रोह हो, ये सब हिस्ट्री में यानी इतिहास में देखा जाता है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाओं में जो भी अब चल रहा है, दिन प्रतिदिन की घटनाएं जो घटित होती हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो देखा जाता है। फिर आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी व सामान्य विज्ञान। तो इसमें हम पर्यावरण की समस्याओं को, पर्यावरण क्या होता है, फूड चेन, फूड जो खाद्य श्रृंखला होता है, खाद्य जाल होता है, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ये सब इसमें देखते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, तो इनको हम सामान्य स्तर पे जानते हैं दोस्तों। इनमें बहुत ज़्यादा पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार क्या करते हैं, नए नए जो एस्पिरेंट होते हैं कि वो उस विषय में महारत हासिल करने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे भटक जाते हैं अपने लक्ष्य से। तो इसकी डिमांड ही होती है सिविल सर्विस की, आपके नाम ही है सामान्य अध्ययन। तो आपको सामान्य जानकारी, बेसिक जानकारी होना आवश्यक होता है, उसके ज़्यादा वो आपसे पीएचडी की डिमांड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि आपको सारे विषय सामान्य अध्ययन के तौर पे समझ आने चाहिए। क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैं बताऊंगा। आपको कोई दिक्कत होती है, आप पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, जैसे आप चाहें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। फिर आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में दोस्तों क्या क्या होता है, इसमें तीनों विज्ञान होते हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, जिसमें जीव विज्ञान का सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है और रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान थोड़ा कम होता है। उन दोनों को मिला के 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, जबकि जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा इसमें शेयर रहता है, कंट्रीब्यूशन रहता है, और उससे 20 से 25 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, 15 से 20 तो आते ही हैं। तो ये हो गया सामान्य विज्ञान, और हमने ये देख लिया सामान्य अध्ययन पेपर 1। एक बार फिर से अगर मैं बताना चाहूँ तो इसमें क्या क्या होता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं यानी करंट, इतिहास यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन यानी पॉलिटी और गवर्नेंस, आर्थिक एवं सामाजिक विकास यानी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था इसको बोलेंगे, पर्यावरण पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, सामान्य विज्ञान, ठीक है, जनरल साइंस इसको बोलेंगे। अब देखते हैं सीसेट पेपर 2। ये सिर्फ कंपलसरी पेपर होता है, 2 घंटे का ये भी होता है, 200 अंक इसके भी होते हैं, लेकिन इसमें क्या करना होता है, आपको सिर्फ
33% पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, इसको पास करना भर होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते कट ऑफ में। कट ऑफ किससे बनती है? इससे कट ऑफ बनती है, जीएस पेपर से कट ऑफ बनती है। इसको पास करना कंपलसरी होता है कि आपको थोड़ा हिंदी, थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा मैथ आना चाहिए ताकि आप काम कर पाएँ अधिकारी बनने के बाद। इससे आपकी रैंकिंग पे कोई असर नहीं पड़ता, आपकी मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इसमें क्या क्या आता है? कंप्रीहेंशन आता है, जिसको विस्तारीकरण बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा हिंदी और इंग्लिश में, उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने होते हैं। आपने बेसिक किया भी होगा जब आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, तो उसमें प्रेज में आता था, ठीक है, उसमें एक पैराग्राफ दिया होता था, क्वेश्चन ढूंढ के करने होते थे। आपको क्वेश्चन दिया होता था, आंसर आपको ढूंढना पड़ता था उस पैराग्राफ में से, तो उसी को कंप्रीहेंशन या विस्तारीकरण बोलते हैं। तो ये इस तरह होता है। फिर इसका दूसरा इसमें क्या पॉइंट होता है? अंतर्वैयक्तिक क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा। तो इसमें क्या है कि आपको आपकी अंतर्वैयक्तिक क्षमताओं का आकलन किया जाता है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, संप्रेषण कैसा है। तो कम्युनिकेशन से कुछ सवाल आते हैं, कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, लेटर कैसे लिखा जाता है, तो वो सब संप्रेषण कौशल में आता है। और ये भी कुछ नहीं है, ये सब मैं आपको समझाऊंगा, हमारे चैनल पे आपको समझाएंगे। दूसरे लोग अगर क्लास भी लेते हैं, अलका पांडे जी हो सकता है इसकी क्लास लें, सीसेट की, वही पढ़ाएंगी इसको। तो आपको सब कुछ क्लियर किया जाएगा, सारे डाउट आपके ख़त्म किए जाएंगे। आप अगर बीच में कभी बोलते भी हैं कि हमें इसकी क्लासेस लगा दीजिए, तो वो भी हम करेंगे। तो आप परेशान मत होइए, चैनल सिर्फ बना इसलिए है कि जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जिन लोगों को कोचिंग लेने में असुविधा होती है, घर से नहीं निकल पाते, उनके लिए चैनल है। मैं आपको आज वादा करता हूँ कि आपको पढ़ाने का कभी भी हम पैसा नहीं लेंगे। आपसे पढ़ाने का कभी ये नहीं कहेंगे कि आप हमको इसका पैसा भेजिए, हम आपको चीज़ें अवेलेबल कराएंगे। तो हमेशा ये मेरा आपका वादा रहा, इस चैनल पे हम पढ़ाने का आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, इसमें क्या है? इसमें विश्लेषणात्मक योग्यता आपकी देखेंगे, आपका तार्किक माइंड देखेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि चाचा की नानी की बेटी की भतीजी को आपकी क्या लगी, या फिर आपको इसमें कोडिंग डिकोडिंग दे दिया जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि ए को बी लिखते हैं, बी को सी लिखते हैं, सी को डी लिखते हैं, तो ई को क्या लिखेंगे। इस टाइप के तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता में क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब सिखाऊंगा मैं। अभी आपको बता रहा हूँ कि सीसेट पेपर एग्जैक्टली होता कैसे है। ये मैंने बताया पैराग्राफ होता है, इसमें अंतर्वैयक्तिक क्षमता, जैसे कम्युनिकेशन बोलते हैं संप्रेषण कौशल को, तो इसमें लेटर कैसे लिखा जाता है, कम्युनिकेशन के टाइप क्या होते हैं, ये सब आता है। इसमें तार्किक एवं विश्लेषणात्मक में आपका विश्लेषणात्मक योग्यता को देखते हैं कि आप किस तरह आप सोचने की क्षमता है आपके अंदर। निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान में भी यही होता है। इसमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस या तो दिए होते हैं या फिर चार्ट के पेपर दिए होते हैं, ठीक है, कि गाय को भैंस बोलते हैं, भैंस को कुत्ता बोलते हैं, तो कुत्ते कितने कुत्ते, क्या क्या कैसे, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सामान्य बौद्धिक योग्यता में आपको और दूसरे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सीसेट ही होता है बेसिकली, रीजनिंग इसको बोलते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। और प्रारंभिक गणित होता है, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक होता है, ठीक है, हाई स्कूल स्तर तक के क्वेश्चन इसमें गणित में आपसे पूछे जाते हैं। अंग्रेजी में भी हाई स्कूल स्तर तक की अंग्रेजी ही होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, पैसिव एक्टिव वॉइस होंगी, या कि कोई टर्मिनोलॉजी दे देगा, इसको क्या कैसे लिखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो सामान्य अंग्रेजी में। और सामान्य हिंदी होती है हाई स्कूल स्तर तक की, इसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, या फिर एक शब्द के लिए अनेक, एक शब्द अर्थ अनेक, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है जो बहुत ही सामान्य स्तर के होते हैं, हाई स्कूल स्तर तक के होते हैं। तो आप इनमें से अगर आपको मैथ नहीं आता तो आप इंग्लिश करके, कंप्रिहेंशन करके, हिंदी और इंग्लिश करके आप कर सकते हैं। आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप मैथ और रीजनिंग करके और कंप्रिहेंशन करके कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ 33% करना होता है, नहीं है कि आपको 200 में से आपको 66 के आसपास नंबर लाने होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आपको होती नहीं है, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स होता है। और उसके लिए हम आपकी अलग से क्लासेस लगा देंगे, तो अगर आपको सीसेट में दिक्कत भी होती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया आपको पेपर का बाइफर्केशन कैसे कैसे होता है। पेपर 1 से आपकी मेरिट डिसाइड होती है, पेपर 2 से सिर्फ कंपलसरी पेपर होता है जो आपको पास करना होता है 33% मार्क्स के साथ, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं अध्ययन सामग्री क्या क्या हो सकती है। तो सामान्य विज्ञान के लिए आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान आता है, रसायन विज्ञान आता है, जीव विज्ञान आता है। कौन कौन सा? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, इसको इंग्लिश में फिजिक्स बोलेंगे, केमिस्ट्री बोलेंगे, बायोलॉजी बोलेंगे। तो इसके लिए आप क्या फॉलो कर सकते हैं? घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान की घटना चक्र की किताब आती है जिसको आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों के लिए। लेकिन चूंकि आप जीव विज्ञान से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो जीव विज्ञान के लिए आप एनसीईआरटी भी देख सकते हैं। जीव विज्ञान के एनसीईआरटी आप देख लीजिए 11वीं 12वीं की, वो आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगी। अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी देखना चाहते तो आप घटना चक्र को ही पढ़ लीजिए। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं, क्या पूछे जाते हैं, वो सीधा सीधा उठा के पूछता है कई बार क्वेश्चन। इसमें 80% क्वेश्चन पिछले ईयर से ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप घटना चक्र से भी पढ़ना शुरू कर देंगे, उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखेंगे, तो आपका सामान्य विज्ञान का पेपर आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो सामान्य विज्ञान के लिए मैं क्या रिकमेंड करूंगा? घटना चक्र आप देखिए यूपी के लिए, और जीव विज्ञान अगर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घटना चक्र से भी आपका काम चल जाएगा। ये हो गया सामान्य विज्ञान के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका अभी कितना क्वेश्चन आता है मैं आगे बताऊंगा, परेशान मत होइए, सब बताऊंगा, सब समझाऊंगा। फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे कांटेक्ट करिए डायरेक्ट, आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा मैं। दूसरा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इसके लिए परीक्षावाणी की हिंदी माध्यम की बुक आती है। तो परीक्षावाणी की हिंदी माध्यम, अगर आपको हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षावाणी की, घटना चक्र इंग्लिश में भी आता है तो ये ध्यान रखिएगा, घटना चक्र हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो अगर आपको इंग्लिश से प्रिपरेशन करते हैं तो इंग्लिश का घटना चक्र लीजिए, हिंदी से करते हैं हिंदी का लीजिए। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए मैं अलग से बता रहा हूँ। अगर हिंदी की आप तैयारी करते हैं तो परीक्षावाणी हिंदी माध्यम की आप ले सकते हैं, या फिर आप इसमें दृष्टि द विजन करके कोचिंग है, तो दृष्टि द विजन की भी आप सामान्य अध्ययन की बुक ले सकते हैं। वैसे परीक्षावाणी काफ़ी है, पर्यावरण एवं पारिस्थिति के लिए घटना चक्र इसका भी आता है। तो ज़्यादा आप इधर उधर मत जाइए, मैं तो आपसे कहूँगा कि किन्हीं चीज़ों पे फोकस रहिए, वो काफ़ी हैं। तो परीक्षावाणी की आप देख सकते हैं, घटना चक्र देख सकते हैं, काफ़ी है। और अगर आप अंग्रेजी माध्यम में हैं तो शंकर आईएएस आप देख सकते हैं, अंग्रेजी माध्यम के लिए बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर किताब है शंकर आईएएस, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए इंग्लिश में, परीक्षावाणी आप हिंदी में, और घटना चक्र भी आती है। ठीक है, घटना चक्र दोनों के लिए आती है, वो मैंने बता दी। अगर आपको स्पेशल अच्छे से पढ़ना है तो परीक्षावाणी हिंदी के लिए, शंकर आईएएस अंग्रेजी के लिए, और घटना चक्र तो है ही, घटना चक्र सबका आता है हिंदी इंग्लिश में। तो घटना चक्र भी आप पढ़ जाएंगे तो भी आप प्रीलिम्स कर लेंगे। आपको यूपी स्पेशल और करंट अच्छे से आना चाहिए बस। तीसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो इसके लिए आप क्या करें, कक्षा 11 से 12 की एनसीईआरटी जरूर देखें, ये क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी के लिए कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी पढ़ें। परीक्षावाणी आता है भारत का भूगोल हिंदी माध्यम में। अगर आपको और ज़्यादा जानने का मन है तो परीक्षावाणी देखिए, भारत का भूगोल हिंदी माध्यम। और महेश बर्नवाल आती है इंग्लिश के लिए ज्योग्राफी की बुक, आप इसको देख सकते हैं। और घटना चक्र तो है ही, मैं तो कहूँगा कि आप पहले घटना चक्र पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको वक्त मिलता है तो आप तब दूसरी बुक उठाइए। लेकिन हाँ, ज्योग्राफी के लिए 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी सबसे पहले, उसके बाद घटना चक्र पढ़िएगा। तो ये क्रम मत बिगाड़िएगा, क्रम से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ज्योग्राफी का सीधा क्वेश्चन 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी से ही आता है। ठीक है दोस्तों, ये आ गया 3 सब्जेक्ट समझ में आपको। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय राजनीति एवं शासन यानी इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, इसके लिए लक्ष्मीकांत की बुक आती है, भारत की राज्य व्यवस्था, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए आती है, भारत की राज्य व्यवस्था की बुक। तो ये देख सकते हैं लक्ष्मीकांत, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ब्रिलियंट बुक, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए है। और घटना चक्र तो है ही। अगर आप बड़ी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपके पास वक्त कम है, कम वक्त में ज़्यादा कम पर कवर करना चाहते हैं, तो घटना चक्र पढ़िए, घटना चक्र भी काफ़ी है। और अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है तो भारत की राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत की, एम लक्ष्मीकांत की बुक है, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर बुक है, इसको आप फॉलो करिए। ठीक है, फिर है 5वां, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये हो गया हिस्ट्री
और नेशनल मूवमेंट के लिए हिस्ट्री, तो इसमें आप एनसीईआरटी जरूर फॉलो करें, एनसीईआरटी पढ़िए। किरण पब्लिकेशंस की आती है भारतीय इतिहास की, आप इसको देखना चाहते हैं देख सकते हैं। घटना चक्र तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, इतिहास की घटना चक्र जरूर देखिए, क्योंकि इतिहास में रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, पिछली सालों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो घटना चक्र तो आपको पढ़नी ही है। और एनसीईआरटी आप देखिए अगर देख सकते हैं तो, उसके बाद आप जाइएगा किरण पब्लिकेशन पे, ठीक है। मेंस के लिए मैं मेंस के वक्त पे आपको बताऊंगा, अभी मैं प्रीलिम्स के लिए बुक बता रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली। मेंस के लिए तो मैं भी आपकी हेल्प कराऊंगा, और मेंस के लिए आपको बुक भी अलग से मैं बता दूंगा। अभी आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, तो प्रीलिम्स के लिए पढ़िए, ठीक है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास यानी इकोनॉमिक्स के लिए करंट अफेयर आपको बहुत देखने हैं। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा सीधे इकोनॉमिक्स में बेसिक से ज़्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको समसामयिक घटनाएं आपको जरूर देखनी है। बजट आपको पढ़ना है, बजट सीधे आता है, या फिर अगर आप बजट सीधे नहीं पढ़ना चाहते तो मैं बजट पे किसी दिन क्लास बना के डाल दूंगा, आप बता दीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण आपको देखना होगा। आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ ऐसी ऐसी कोटेशन और हेड पंच लाइन होती हैं जिनको सीधे पूछ लेता है। बजट पूछ लेगा कितने के करोड़ का शिक्षा में बजट, कितने करोड़ का स्वास्थ्य में बजट सरकार ने रखा, आयुष्मान भारत क्या है, कितना बजट है, तो ये सब पूछ लेता है बजट से। आर्थिक सर्वेक्षण से भी पिछले साल का क्या सरकार की उपलब्धियां रही वो सब आर्थिक सर्वेक्षण से आपको पता चलेगा। करंट अफेयर आपको देखना ही है। एनसीईआरटी की कक्षा 11th और 12th की आप इकोनॉमिक्स को जरूर देखिए। इसके लिए मैं इकोनॉमिक्स की हमारी क्लासेस चल भी रही हैं 11वीं 12वीं की, और उसमें थोड़ा सा क्या है कि मैंने इंग्लिश में उसको बनाया था लेकिन पढ़ाता हिंदी में हूँ। लेकिन कुछ लोगों के मेरे लिए कमेंट और मेरे लिए सजेशन आए थे कि सर हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएं, तो मैंने हिंदी में भी अब बनाना शुरू कर दिया। तो चैप्टर 6 से आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। 5वीं तक लिखा इंग्लिश में, पढ़ाया मैंने हिंदी में है सारा। समझने में आपको समस्या नहीं होगी, लेकिन फिर भी 6वें चैप्टर से मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों को लिखा भी है, दोनों में पढ़ाया भी है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्लास करना चाहते हैं तो हम मेरी क्लास देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाएंगे इकोनॉमिक्स की में तो मिल जाएगी। घटना चक्र आप इसके लिए देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। करंट अफेयर मैंने बता दिया, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में भी सीधे सीधे। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मेरी क्लास चल रही है, मैं हर सब्जेक्ट की क्लासेस चलाऊंगा। इकोनॉमिक्स कंप्लीट होते ही दूसरा सब्जेक्ट शुरू करा देंगे, तो आपके एग्जाम होने से पहले मैं आपका एक बार सारा सब्जेक्ट कवर करा दूंगा। फिर आते हैं दोस्तों करंट अफेयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर के लिए अब परीक्षा मंथन की किताब आप फॉलो करिए, और उत्तर प्रदेश विशेष की किताब आती है कि यूपी स्पेशल करके, उसको देखिए, क्योंकि यूपी स्पेशल से भी 5 से 10 क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं। करंट में भी लगाएं तो भी, और यूपी से भी पूछ लेता है कि ताजमहल कहाँ स्थित है, या पीतल का सामान कहाँ पे मिलता है, तो यूपी स्पेशल से भी 5 से 10 क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो करंट अफेयर में आपको परीक्षा मंथन फॉलो करना है और उत्तर प्रदेश विशेष, ठीक है। और कुछ अगर मुझे लगेगा तो मैं वो आपको वक्त आने पे बता दूंगा। अब देख लेते हैं दोस्तों कि संभावित प्रश्नों की मात्रा क्या रहती है, जिससे कि आप अपनी उचित रणनीति बना सकें। ये तो मैंने बता दिया किताब क्या पढ़नी है, सिलेबस क्या है। अब आप पहले क्या पढ़ना चाहते हैं या आप अपने आप निर्धारित करिए, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि किस किस से कितने क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, क्या पैटर्न रहा है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य तौर पे। तो सामान्य विज्ञान से मैंने बताया भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान मिला के 10 प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, जो पिछली बार पूछा गया है। और जीव विज्ञान से 15 से 20 क्वेश्चन। तो इसमें कुछ फेरबदल अगर होता है तो 5 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, कि यहाँ पे 12 पूछ ले, यहाँ पे 18 पूछ ले, तो ऐसे कुछ रहता है। लेकिन 25 से 30 क्वेश्चन विज्ञान से पूछे ही जाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है और क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड वाले ही पूछे जाते हैं, इतना कोई करंट विज्ञान में नहीं आ पाता है। तो इसलिए इसमें आप बहुत अच्छी बढ़त बना सकते हैं। जिन साइंस बैकग्राउंड के लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है ये विषय। और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी हम बना के डाल रहे हैं, आप उन्हीं क्वेश्चंस को अगर फॉलो करते रहेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ इस 25-30 में से 20 क्वेश्चन तो आप गलत करेंगे ही नहीं। 4-5 क्वेश्चन आप अपनी मेहनत से और एक्स्ट्रा कुछ कर लेंगे तो वो हो जाएगा। अगर वीडियो देख भी ली आपने तो 20 क्वेश्चन तो आप करके आएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बता दिया मैंने आपको सामान्य विज्ञान का 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें भौतिक और रसायन का रहता है 10 प्रश्न,
और बाकी जीव विज्ञान के 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में रहते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के 10 से 15 क्वेश्चंस का शेयर रहता है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से 10 से 15 प्रश्न आते हैं, जिसमें करंट भी होता है थोड़ा सा, 1-2 क्वेश्चन करंट के, बाद की बेसिक होते हैं। तो ये रहता है शेयर 10 से 15 होता है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये शेयर है जो देखा गया है अब तक, तो ये चेंज भी होता रहता है थोड़ा बहुत। भारत और विश्व का भूगोल यानी ज्योग्राफी से भी 15-20 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, एनसीईआरटी से आपको कवर किया जा सकता है। तो अभी तक सबसे ज़्यादा शेयर किसका रहा है? सामान्य विज्ञान का है। और मैंने बताया पर्यावरण से 10 से 15 आते हैं, ज्योग्राफी से 15 से 20 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। पॉलिटी से, भारतीय राजनीति एवं शासन से भी 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। पॉलिटी अगर आप घटना चक्र भी देख लेते हैं तो भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। भारत का इतिहास से 10 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें आपका 10 से 20 प्रश्न में 10 क्वेश्चन तो आप मान ही लीजिए कि नेशनल मूवमेंट से रहते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन अच्छा शेयर रहता है इन क्वेश्चंस में। 5 क्वेश्चन अगर आपके एंशिएंट मिडिवल से पूछे जाएंगे तो 10 क्वेश्चन आपके पक्का हैं कि एंशिएंट से पूछे जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, मॉडर्न से पूछे जाएंगे, आधुनिक भारत से। और राष्ट्रीय आंदोलन का शेयर इसमें ज़्यादा रहता है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास यानी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन शेयर रहता है 10 से 15 क्वेश्चन, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स भी बहुत मायने रखती है, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं इसके, करंट भी मिला जुला के, ठीक है। करंट अफेयर से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, तो किस किस का 25 से 30? सामान्य विज्ञान, 25 से 30 करंट अफेयर, तो 60 क्वेश्चन तो दोस्तों इसी में हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप देख लेते हैं इसमें पॉलिटी भी आपका हो गया कवर, और आपने हिस्ट्री कर लिया, तो कितने हो गए? अगर इनका एवरेज भी निकाल लें तो 15-15 ही ले लें, तो 30 क्वेश्चन ये हो गए, 90 क्वेश्चन हो गए। बाकी इनमें से आप 4-4, 5-5 अगर कर भी देते हैं तो आप कट ऑफ के काफ़ी नज़दीक पहुंचते हैं, और कट ऑफ 90 क्वेश्चन के आसपास ही जाता है। तो आप फिर भी कोशिश करें कि आप 110 तक पहुँचें। उत्तर प्रदेश आधारित में आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो 5 क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर लेंगे। तो ये रहता है आपका कट ऑफ का एक बेसिक आइडिया। मैंने आपको बता दिया कि कट ऑफ किस तरह रहती है। तो आपका फोकस साइंस पे रहना चाहिए सबसे ज़्यादा, करंट अफेयर पे रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा अगर फोकस मेरे हिसाब से करना चाहें, मैं आपको सलाह दूं तो आप उसके बाद इतिहास देखें, उसके बाद पॉलिटी देखें, ठीक है, भारत में विश्व का भूगोल देखें, आर्थिक सामाजिक विकास देखें। तो ये 4 बुक तो आप फॉलो कर ही लीजिए पूरी तरह, चारों को पढ़िए बहुत बेहतर तरीके से। उसके बाद आपको समझ आने लगेगा, फिर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रणनीति, और अब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, मुझे डायरेक्ट आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, आप प्यार देते रहिए, और ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी से एग्ज़ाम क्रैक करिए, अधिकारी बनिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे दोस्तों।